नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी, आरपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेनली हम यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में हमारा डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है कि फूड इन्फ्लेशन क्यों अब कंट्रोल में आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है और चांसेस भी लग रहे हैं। तो देखते हैं डिटेल इसकी। देखो, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो कमोडिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो प्राइस बोले आने वाले 6 महीनों में अंडर कंट्रोल आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो बोला इसी स्टेटमेंट को हम ट्रेस करते हुए फूड इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा नज़र डाल लें। देखो, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज होता है, जो कि मंथली बेसिस पे डिक्लेयर होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो पिछले अगर 3-4 महीनों की बात करें तो जुलाई मंथ में पर्टिकुलरली लगभग 8.6% का रिडक्शन देखने को मिला है फूड प्राइस इंडेक्स में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि पॉइंट शो कर रहा है कि वाकई में महंगाई कम हो रही है। देखो, फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कब पहुंचा था? मार्च 2022 में 159.7 पॉइंट्स पे, जो कि अभी रिड्यूस होकर के कितना चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 140.9 पॉइंट्स पे। इसका मतलब रिडक्शन आप देख सकते हो कि मार्च से लेकर जुलाई तक कितना हो चुका है। ओके, अब सवाल ये आता है कि ये जो रिडक्शन है इसके पीछे कारण क्या है। देखो, इसमें अगर दो कमोडिटीज़ पे हम मेनली फोकस करें, एक तो वेजिटेबल ऑयल और एक सीरियल्स, इनकी सप्लाई थोड़ी सी बड़ी है। ग्लोबल सप्लाई चेन की हम बात करें तो इन दोनों की वजह से थोड़ी सी महंगाई कंट्रोल होने का चांस है। ओके, अब ग्लोबल फैक्टर, अब ये सप्लाई की बात करोगे तो आप देखो एवरेज प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है। वेजिटेबल का तो 32% और सीरियल्स का लगभग 13.4%। तो ये चलो ठीक है, इनकरेजिंग बात है। अब सवाल ये है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके चलते ये अभी सप्लाई साइड जो इशू आ रहे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे 4 कारण है। एक तो मौसम, वेदर, एक पेंडेमिक बीमारी, और तीसरा है वॉर, लड़ाई, और चौथा है एक्सपोर्ट कंट्रोल, जो कि कंट्रीज़ ने अलग अलग किया था। तो पहले तो ये देखेंगे कि इन चारों फैक्टर्स की वजह से महंगाई क्यों बढ़ी। वेदर शॉक की अगर बात करें तो बैक टू बैक ड्रॉट्स देखने को मिले थे, सूखा पड़ा था। यूक्रेन की बात कर लो, साउथ अमेरिका की हॉलिस्टिकली बात करें तो वहाँ पर सूखा पड़ा। रिजल्ट ये रहा कि सनफ्लावर और सोयाबीन सप्लाई डिसरप्शन में आ गया, महंगाई ज़बरदस्त हो गई। दूसरी चीज़, इंडिया में आपने देखा कि सर्दियां जैसे गई तो अचानक से गर्मियों का आउटब्रेक हो गया था मिड मार्च में। इसकी वजह से जो प्रॉपर मैनर में ग्रेन जो था गेहूं का वो डेवलप होना था वो नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से वेदर ने प्रॉब्लम कर दी। नंबर 2, पेंडेमिक। देखो, मलेशिया में जो ऑयल पाम की प्लांटेशन हुआ करती है, पाम ऑयल के लिए जो प्लांट लगते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे पेड़ लगते हैं, राइट, तो उनकी जो प्लांटेशन की जाती है स्मॉल लेवल पे, वो बेसिकली माइग्रेंट लेबर्स पे डिपेंडेंट होती है। और वो माइग्रेंट लेबर कहाँ से आते हैं मलेशिया में? एक तो इंडोनेशिया से, एक बांग्लादेश से। पर आपको पता है कोविड-19 की वजह से किस तरीके से लॉकडाउन्स लगे थे और जो पीपल माइग्रेशन था वो ऑटोमेटिकली रुक गया था, और इस वजह से शॉर्टेज हो गई मलेशिया में किसकी? लेबर की। हो गया क्या? प्रोडक्शन कम ऑयल का, एक्सपोर्ट कम, तो पाम ऑयल की वजह से महंगाई बढ़ गई थी। ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तीसरा मुद्दा क्या था? रशिया यूक्रेन वॉर। देखो, मार्च में जिस टाइम पर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना, उस टाइम पर ही जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो अपनी अभी तक के हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था, 159.7 बेसिस पॉइंट, 159.7 पॉइंट्स पे फूड प्राइस इंडेक्स। तो वो जो चीज़ है वो बहुत मुश्किलें पैदा कर गई थी। इसके पीछे कारण क्या था कि दोनों कंट्रीज जो लड़ाई में फंसे हुए हैं, रशिया यूक्रेन, दोनों मिलकर के पूरी दुनिया में गेहूं की जितनी सप्लाई होती है उसका 28.5% कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉर्न में 18.8% करते हैं, बार्ली में 13.4%, सनफ्लावर में 78.1%। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, तो इसकी वजह से हो गया क्या? लड़ाई में उलझ गए, रुक गई सप्लाई, प्रॉब्लम हो गई। फिर चौथा कारण है एक्सपोर्ट कंट्रोल। देखो, रशिया ने दिसंबर 2020 में अपने यहाँ से फूड कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। बोला हमारे यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से उन्होंने बैन लगा दिया। फिर उसके बाद में पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर आपको पता है इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया था, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर कम एक्सपोर्टर है। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 है तो प्रोडक्शन में भी। और आपको पता है वीट एक्सपोर्ट पर हमने भी बैन लगाया था मार्च से मई तक 2022 में। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के इन्फ्लेशन को राइज करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये है कि क्या ये चारों के चारों शॉक्स रिसीड कर रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं? तो इसका आंसर है मार्जिनली।
कैसे? यूक्रेन और रशिया से आपको पता है अभी गेहूं का एक्सपोर्ट शुरू हो गया, गेहूं, कॉर्न, इनका, ठीक है, जो कि ब्लैक सी के रूट से जा रहा है, जो हम ऑलरेडी इसका रूट जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो आप थोड़ा सा जानते होंगे इस चीज़ों को, ठीक है। और वैसे नहीं देखा है तो आप एक बार एक काम करना, ब्लैक सी का मैप अच्छे से देख लेना, ओके, कि कहाँ से ओडेसा कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी आप जाओगे प्लेलिस्ट में जाकर के, जो न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखोगे ना, तो आजकल सबटाइटल में नाम लिख देता हूँ, तो देख लेना कि हाँ यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्रेन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो वो थोड़ा सा देख लेना उस आर्टिकल को, वहाँ पर मैपिंग अच्छे से डिस्कस की हुई है। फर्दर आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब हम और देख लेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। देखो पॉइंट ये है कि रशिया से फूड और फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट होना बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, और यूक्रेन से अगर देखें तो ब्लैक सी से होते हुए ग्रेन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि महंगाई थोड़ी सी तो कम होगी जब सप्लाई बन रही है। हम कितनी बार बात कर चुके हैं अब की बार, महंगाई जो है वो डिमांड की वजह से नहीं है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन की वजह से आ रही है, ओके। फिर आ जाओ यूक्रेन, रशिया दोनों और इंडोनेशिया, इन तीनों को मिला लें तो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसको रिप्लेस कर दिया गया पाम ऑयल से, तो पाम ऑयल की डिमांड बढ़ गई। रिजल्ट क्या रहा हमारे यहाँ पर कि जो तेल 80, 90, 100 रुपए किलो बिक रहा था, वो तेल 150, पौने 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था हमारे यहाँ पर। इसके अलावा देखो यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यहाँ पर भी अभी क्या है, सोयाबीन की क्रॉप अच्छी हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सप्लाई अच्छी बनेगी तो महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम देखो हमारा एडिबल ऑयल या क्रूड ऑयल जो हम पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं, दोनों हम मोर और लेस इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना उसका 60% से ज़्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं एडिबल ऑयल्स में। और पिछले 3 महीनों में जो महंगाई हुई है वो आपको पता है, तो अब जाकर के थोड़ी सप्लाई बढ़ेगी तो कुछ फ़ायदा होगा। अब देखो ग्लोबल की बजाय हम लोकल इश्यूज़ को बात भी करें तो देखो अभी तक अगर देखें ना 7 अगस्त तक मॉनसून का ये पैटर्न देखने को मिला है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, ठीक है, जून से लेकर 7 अगस्त तक का, उसका हमें 5.7% ज़्यादा मानसून रिसीव हुआ है, रेनफॉल अच्छे से रिसीव हुआ है, छोड़ करके यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, बाकी पूरे देश में मोर और लेस रेनफॉल अच्छी रही है। इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट वाले एरिया में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड है, डिप्रेशन क्रिएटेड है, जो कि और फेवर करेगा। तो चांस तो ये है कि जो सेकंड फेज अब स्टार्ट हो चुका है इसका मानसून का, अगस्त मिड से स्टार्ट हो जाता है, इसमें आप मान के चलो कि अच्छी रेनफॉल अगर हमें रिसीव हो जाती है तो फूड सप्लाई और अच्छे से होगी। इसके अलावा खरीफ का जो सीज़न है वो भी अच्छी खासी फसल करने की कोशिश हो रही है। क्यों? रेनफॉल अच्छा हुआ तो उसकी वजह से ज़्यादा एरिया में खेती हो रही है खरीफ की, ठीक है, क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंसी है, पानी की रोल इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं। अगर पानी नेचर से मिल जाएगा रेनफॉल से तो कहाँ पर फिर इरीगेशन की टेंशन, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो राइस, पल्स एंड ग्राउंडनट, ये 3 ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ सीजन में होते हैं। इन तीनों का एक्रियस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। राइस का तो क्यों? क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स में रेनफॉल कम हुआ है, अभी हमने देखा ना यूपी बिहार का नाम आ गया। दूसरा, पल्सेज और ग्राउंडनट की बात करो तो इनकी बजाय कॉटन और सोयाबीन की तरफ शिफ्ट कर गई, ये हमने एडिटोरियल में देख लिया है, क्योंकि इनकी तरफ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं, ओके। तो इस तरीके से केवल चावल, दालें और ग्राउंडनट, इनको छोड़, और दालों में भी मेन अरहर, ठीक है ना, अरहर के अलावा बाकी दालों की एक्रीज थोड़ी सी बड़ी है। तो इस तरीके से ये जो क्रॉप पैटर्न भी है वो भी कहीं ना कहीं फेवरेबल दिख रहा है, प्रोडक्शन अच्छा होने के चांसेस है इंडिया में भी अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो। इसके अलावा अगर देखें तो अरहर, उड़द और मसूर, इन 3 चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 31, 2023 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ किए हुए हैं। इसका मतलब कि इनकी महंगाई तो बढ़ने के चांसेस हैं नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आसानी से कम रेट के ऊपर ये तीनों दालें तो अवेलेबल हो जाएगी, अरहर, उड़द और मसूर। इसके अलावा ट्रेंड्स की बात करें या आपने ऑलरेडी बात कर ली है, चीज़ें वही आ रही है, राइट। सोयाबीन, कॉटन प्रोडक्शन राइज होने वाला है, ठीक है, मेज़ का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। मेज़ का क्या होता है, देखो एनिमल और पोल्ट्री फीड दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए थोड़ा सा ये भी फेवर कर जाएगा, ठीक है जी। कुल मिला के बातें वही आ रही हैं कि अभी करंट लेवल पे देखें तो अभी पानी की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे बड़े रिजर्वायर्स हैं, पानी के बड़े बड़े डैम्स हैं, तालाब हैं, वहाँ पर अगर हम नॉर्मल देखें ना पिछले साल के कंपैरिजन में तो 5.9% ज़्यादा पानी की क्वांटिटी है, और पिछले 10 सालों का अगर एवरेज निकाले तो 25.1% ज़्यादा हमारे पास में पानी अवेलेबल है। तो अब देखते हैं सेकंड हाफ ऑफ मॉनसून अच्छा परफॉर्म कर गया तो ये चीज़ें हम आसानी से हार्वेस्ट करते हुए दिखेंगे कि हाँ वाकई में सब कुछ ठीक हुआ।
ठीक का मतलब सब कुछ का मतलब कि जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी सी कम होकर के हमें सामना करना पड़ा। इसके अलावा ब्लैक सी की बात करें तो वहाँ से ट्रेड शुरू, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को अब इस परिस्थिति में इसी तरीके से आगे चलते हैं तो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा राइज करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सप्लाई साइड जब बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी, तो आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में और ज़्यादा टाइट पॉलिसी बनाने की नौबत नहीं आएगी। आगे चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो मैंने बताया था आप लोगों को पहले ये लंपी स्किन डिजीज फैल रही है, तो मैंने कहा था एक्सप्लेन पेज पे जरूर आना चाहिए, आ गया आज ये, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से देखो 3,00,000 से भी ज़्यादा गायों की डेथ हो चुकी है राजस्थान, गुजरात और आसपास के एरियाज़ में। तो इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा हम समझते हैं क्या है ये बीमारी। देखो पिछले अगर कुछ हफ्तों की बात करें तो 3,00,000 के लगभग गायों की डेथ हो गई है राजस्थान, गुजरात और पंजाब वाले एरिया में, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है। ये एक तरीके की वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। अब देखो इसको रोकने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लगभग 28 लाख वैक्सीन सप्लाई किए हैं, किसके, गॉट पॉक्स वैक्सीन के, जो बकरियों में पॉक्स होता है ना उसके लिए जो वैक्सीन डेवलप्ड है, वो भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन ही है, और उसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करने वाला ये वायरस है जिसकी वजह से ये LSD हो रहा है, लंपी स्किन डिजीज़। लंपी का मतलब ऊपर उठा हुआ लिम्प, थोड़ा सा फोड़े टाइप ऊपर उठ जाता है ना, इस तरीके से ये कैटल्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम गावी के हिसाब से देखें, गावी का मतलब हो गया ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से होती है, और वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, याद रख लेना भाई नाम, ठीक है। ये अपने आप में जो वर्ल्ड वाइड लाइव स्टॉक हैं, जो भी एनिमल्स जिनको हम रखते हैं हमारे पास में, उनमें ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण इमर्ज होकर के आ रहा है, ठीक है। जेनेटिकली अगर देखें ना तो गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, इसी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है ये कैप्रीपॉक्स वायरस। तो इस तरीके से ये जो गोट पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है वो ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 स्टेट्स को सप्लाई किया है कि ये वैक्सीन दो आप, जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो और इस वायरस की वजह से डेथ ना हो कैटल्स की। अब ये देखो मेनली इन्फेक्ट करता है कैटल को और वाटर बफेलो, मतलब पानी से लगाव रखने वाली भैंसें। आप पानी के आसपास में हमारी जो डोमेस्टिक कैटल्स हैं वो भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक भैंसें भी आ जाती हैं। तो कुल मिला करके LSD क्या है, ये फैलती कैसे है, इसको फैलने के कारण है जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब जो गायें हैं, भैंसें हैं, उन पे जो खून पीने वाले कीड़े होते हैं ना, वो इस वायरस को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इस इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन देखो स्किन पे सर्कुलर शेप में अपीयरेंस बनती है, इसकी डॉट से बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो उभार आना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं। मंकी पॉक्स में भी कई फोटोज़ आपने देखी होगी, चिकन पॉक्स में भी ऐसा ही कुछ फुंसियाँ बन जाती हैं, ठीक है। उस तरीके के लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल की बात करें तो उसको कैसे सिम्टम्स होते हैं, एक तो फीवर, टेम्परेचर राइज हो जाता है बॉडी का, एक दूसरा कि मिल्क प्रोडक्शन जो है, मिल्क का जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मुंह से और नाक से सलाइवा और ये जो क्या बोलते हैं नेसल जो रिलीज है, ठीक है, वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रीवियस आउटब्रेक कहाँ पर हुए, देखो 2012 से ये बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। वैसे तो नॉर्मली ये बीमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। अब हर बार ये बात आती है कि वायरस का ओरिजिन हर किसी का अफ्रीका से क्यों है, भाई सीधी सी बात है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर आप देखोगे तो लोकेशन क्या है अफ्रीका की, नॉर्मली अगर हम देखें तो इक्वेटर, और इक्वेटर के आसपास में रेनफॉल अच्छा है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन्ड है, तो बढ़िया कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है वायरस को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से कि लोगों वहीं की वहीं बीमारी को रोका जा सके, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में अफ्रीकन कंट्रीज से ओरिजिन होते हैं ये बीमारियाँ। फिर उसके बाद में मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पर भी 2012 में इसके आउटब्रेक देखने को मिले। 2019 से देखा जाए तो LSD के आउटब्रेक एशिया में बहुत सारे केसेस देखने को मिले। इसी साल मई की बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर भी 300 गायों की डेथ हो गई थी इस LSD की वजह से। और इसी का एक स्ट्रेन अभी डिस्कवर हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात में भी, ठीक है। और वो केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात और पंजाब में अभी 3,000 के लगभग गायों की डेथ ऑलरेडी हो ही चुकी है। ये डिजीज़ जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, वो बीमारियां जो कि एनिमल से ह्यूमन में फैल सके, ये एनिमल से ह्यूमन में नहीं फैलती हैं, इसलिए नॉन जूनोटिक होगी। दूसरी चीज़, जो गाय इन्फेक्टेड है, जिनका दूध अगर हम कंज्यूम करें तो उसको ढंग से गर्म करके कर लें तो वायरस ख़त्म हो जाता है। या पॉस्चराइजेशन,
वो अगर कर लिया जाए, प्रोसेसिंग होती है मिल्क से रिलेटेड, जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ जो है मिल्क की वो बढ़ जाती है। तो बॉइलिंग और पॉस्चराइजेशन अगर किया हुआ है तो उससे वायरस खत्म हो जाता है, फिर ह्यूमन आराम से कंज्यूम कर सकता है। तो इसमें ह्यूमन को रिस्क नहीं है, इसमें कैटल्स को ही रिस्क है, वो थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसरोज SSLV होप्स एंड सेटबैक। देखो अभी संडे की बात है, मतलब कल ही इसरो ने अपनी तरफ से एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पहला ये टेस्ट करना था, ठीक है, ये लॉन्च किया। शुरुआती ट्रेजेक्ट्री में बहुत बढ़िया अच्छा परफॉर्म किया। ये 3 स्टेजेस पे काम करने वाला रॉकेट है, तो अपनी तीनों स्टेजेस पे तो अच्छा परफॉर्म किया, पर गड़बड़ कहाँ हो गई कि जो 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे ना इससे, एक सैटेलाइट तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 था, एक कुछ स्कूल गर्ल्स ने मिलकर के बनाया था आज़ादी सेट, ऐसे करके ये 2 छोटे सैटेलाइट्स थे, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स, इनको लॉन्च किया गया था। इनको जिस ट्रेजेक्ट्री पे लॉन्च करना था, सेट करना था ना, वहाँ पे सेट करते टाइम पे गड़बड़ हो गई और उसके बाद में अब वो आउट ऑफ फंक्शन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के SSLV का खुद का जो रॉकेट की लॉन्चिंग है वो तो अच्छी रह गई, पर नुकसान कहाँ हो गया, प्रॉब्लम कहाँ हो गई, सैटेलाइट्स को सेट करने में। अब अल्टीमेटली टारगेट तो सैटेलाइट को सेट करना ही था ना, बस ये एक सेटबैक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से आगे हमें एक वेट करने की ज़रूरत आएगी। तो ऐसे में ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो था SSLV, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट तैयार हो रहा था। कारण कि आजकल जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं ना, वो स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हैं। और स्मॉल कैटेगरी के लिए पहले क्या था कि बड़े बड़े हैवी सैटेलाइट्स के साथ में अटैच करके और फिर बाद में उन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि वेट ही करो कि हाँ जी बड़ा प्रोजेक्ट कब जा रहा है, उसके साथ में कनेक्ट करके भेज दो। पर ये जो SSLV है ना, ये इतना प्रॉमिसिंग एक मॉड्यूल है अपने आप में इसरो का, जो कि हर हफ्ते सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पॉसिबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी असेंबली में केवल 72 घंटे लगते हैं और 5 से 7 आदमी मिलकर के असेंबल कर सकते हैं। जबकि GSLV PSLV जैसे बड़े जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, उनको असेंबल करने में 2-2 3-3 महीने का टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में SSLV बहुत प्रॉमिसिंग है, पर ये छोटा सा सेटबैक हमें मिला है। अब देखने वाली बात है नेक्स्ट कब ट्राई किया जाता है। और आप देखते हो बड़े जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, तो यहाँ पर थोड़ा उससे 1/10 आप देखो कि 1/10 खर्चे में ही काम हो जाता है, 1/10। ओके, इसके अलावा 90% आज के टाइम पे जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं वो छोटे साइज़ के माइक्रो सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में SSLV अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। SSLV की बात करें तो ये देखो SSLV से जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं उनकी अगर बात करें तो 5 से 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को ईजिली लॉन्च किया जा सकता है इनसे, ठीक है। और जो लार्जर सैटेलाइट्स हैं उनके लिए वेट करने की नौबत नहीं आएगी। ओके, ये चीज़ें इसके ये अपने आप में प्रॉमिसिंग हो जाता है, ठीक है। पर वही चीज़ है कि अभी सफलता नहीं मिली तो थोड़ा सा हमें एक सेटबैक भी मिल गया। आपको पता होना चाहिए SpaceX का खुद का स्टारलिंक करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वन वेब प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वो भी किस साइज़ के, स्मॉल एंड माइक्रो साइज़ के, जो कि फिर बाद में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये SSLV एक प्रॉमिसिंग मॉड्यूल है, इसको सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है। तो ऐसे में इसरो के अलावा कुछ गवर्नमेंट की कंपनियां और साथ में प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं कि अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जा सके। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे हम स्पेस को। तो अब देखने वाली बात है कि SSLV कितना क्या आगे सक्सेसफुली काम कर पाता है। अगर लॉन्चिंग की बात करें नॉर्मल टाइम्स में, तो जो बड़े सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट ले जाने वाले व्हीकल हैं इसरो के, PSLV GSLV है ना, इनमें तो देखो 5 से 6 लॉन्चिंग हो पाती है साल की, क्योंकि फिर असेंबली में भी लगते हैं 2-3 महीने का टाइम, 70 से 80 दिन का टाइम। जबकि इसमें 72 घंटे का, तो मान के चलो हर हफ्ते एक सैटेलाइट लॉन्च करना पॉसिबल हो सकता है। SSLV ले जाने की कैपेसिटी हमने ऑलरेडी देख ही ली है। और हाइट कितनी, इसमें थोड़ा सा डेटा एक्सचेंज है, ध्यान रखना। इसमें डेटा है कि 500 किलोमीटर की हाइट तक आसानी से लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो अब मेरे कहने पे एक काम कर लेना, SSLV के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रिसर्च कर लेना, नोट बना लेना। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
फ्रंट पेज की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया शानदार परफॉर्म करता चला जा रहा है। अभी देखा जाए तो ट्रिपल जंप कंपटीशन में इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट इंडिया की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, एल्डोस पाउल, इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता है, अब्दुल्ला अबू बकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनल रैंकिंग आज फाइनलाइज हो जाएगी जहाँ तक है, ठीक है, तब देखेंगे। और CWG के बारे में थोड़ा रिवाइज आप जरूर करते रहना, ठीक है। और हम देखें मेन पॉइंट, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अपनी अपनी तरफ से बातें कही गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तो ये स्टेटमेंट था कि जी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया कोविड को कंटेन करने में, एक फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमने दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी को। ऑपोजिशन जो रूलिंग स्टेट्स हैं वहाँ से ये डिमांड आई है कि हमें IAS ऑफिसर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, MSP को गारंटी, लीगल गारंटी दो, और साथ में GST में भी हमें छूट दो, ये डिमांड हुई है। पर हमारा ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, नीति आयोग की स्ट्रक्चर जो है ना उसके बारे में पढ़ लो डिटेल से एक बार। M लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है, या जो भी आपके पास कंटेंट है उसमें से पढ़ लेना है इसको। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल, प्रॉमिसिंग नाउ पे लेटर, ये बोला एटीट्यूड बिगाड़ चुका है पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। तो उसी चीज़ को देखो हम बहुत बार देख भी चुके हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत ज़्यादा क्राइसिस से भी गुजर रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही हैं, और डिस्कॉम्स के पास पेमेंट नहीं आने की वजह से जो डिस्कॉम्स को सप्लाई करने वाली कंपनीज है, पावर जनरेटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन कंपनीज, उनका पेमेंट टाइम पे नहीं जा रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज बनती चली जा रही है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा मॉनसून सेशन में अभी, और लग रहा है इसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसको पावर दी जाएगी कि भाई आप टाइम टाइम पर टैरिफ को रिवाइज करते रहो और थोड़ा सा कंपटीशन को राइज लेकर के आओ। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उनको भी कॉपरेशन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में केवल गवर्नमेंट सेक्टर रह जाएगा, तो फिर बाद में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चली जाएगी, वही सोशलिज्म का मुद्दा, ठीक है। क्योंकि सोशलिज्म में तो फिर वही होता है, सबका भला करने के चक्कर में आप कंपटीशन नहीं ला पाते हो। बेशक हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमें ज़रूरत है उतना वेलफेयर देना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्रेस की तरफ ना बढ़ें। तो ऐसे में वहाँ पर एक प्रॉपर मैनर में कंपटीशन का माहौल भी बनना चाहिए, और टाइम टू टाइम कोई भी कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो उन कंपनियों को नुकसान से निकलने का पूरा मौका भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस होने के बाद में जब एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल आएगी तब देख लेंगे। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीबीज की। जैसे इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे सबसे पहले यही बोला जाता है कि ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। इतने में बोला बिजली फ्री देने के चक्कर में बोला बहुत नुकसान हो चुका है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। अगर हम बात करें तो 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन तीनों स्टेट्स में क्या है कि उनके पास में लगभग 57% जितना उनका मतलब खुद का है ना, जितनी उनकी कैपेसिटी है उसका 57% तो उनके ऊपर कर्जा चल रहा है। और वो कर्जा कौन करके बैठी हुई है, जनरेशन कंपनीज। इसका मतलब डिस्कॉम को तो खुद को पैसा नहीं मिलता, जनरेशन कंपनीज को वो पेमेंट नहीं कर पाती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसा होगा। एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है। फिर आगे अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट में सबसे आगे चलने वाला स्टेट है तेलंगाना। बोला वहाँ पर अगर क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग टोटल जो ड्यू चल रहा है, कर्जा चल रहा है तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, वो लगभग 11,915 करोड़ रुपए, और महाराष्ट्र उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा है 9,131 करोड़। फिर उसके बाद में यूपी आ जाता है, उसके उस यूपी में आप देख सकते हो कितना चल रहा है, 18,946 करोड़, जो कि बीजेपी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी उसी के अंडर। कुल मिला के कर्जा बहुत ज़्यादा है इन पे, ठीक है। तो ये डिटेल कहाँ से मिली है, ये एक पोर्टल है जिसका नाम है प्राप्ति, पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस एंड पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिजिंग ट्रांसपेरेंसी इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर। तो प्राप्ति किससे एसोसिएटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बता देना इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है जी। तो इस डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली, न्यूज़पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना। स्पोर्ट्स पेज को बिल्कुल मिस मत करना, क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी आ जाए तो डील कर लेना है, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है, थैंक यू वेरी मच।